जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों के लिए मैं सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं, वो भी ये 2024 का है। भाई एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप जो मॉडल पेपर बताते हो ठीक उसी प्रकार का पेपर आएगा क्या? अरे मेरे भाई 100% इसी प्रकार का पेपर आएगा। भले थोड़ा बहुत क्वेश्चन अदल बदल हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंजिंग हो सकते हैं, और इसी के लिए तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो उसका आंसर हम आसानी से दे सके। तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि मॉडल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर जो है ना भाई वो आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, सबसे बड़ा हथियार है, तो इससे आप लोग बिल्कुल छोड़िए मत, इसको बिल्कुल आप लोग मिस मत कीजिए। और मेरे भाई मैं कम से कम तीन मॉडल पेपर आपको बता चुका हूं सामान्य हिंदी का। अब मैं कल फिजिक्स का, बायोलॉजी का, हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर बताने वाला हूं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे तो जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज आपके पास पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, क्योंकि मेरा सारा वीडियो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे भाई आप एग्जाम दे के आना, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि सर क्या बता रहे थे, क्या आया है और क्या नहीं आया है। ठीक है, पिछले साल भी 2023 के बच्चों ने परीक्षा दिया है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम बर्बाद ना करेंगे, क्योंकि टाइम तो है नहीं, आप खुद समझदार हो, को क्या करना है क्या नहीं करना है आप वो जानते हो। देखिए सामान्य हिंदी का ये मॉडल पेपर है जो किसी आपको सॉल्व करना चाहिए, और आप स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा इसका, क्योंकि मैं पीडीएफ ना आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर चुका हूं, दे चुका हूं। तो आप वहां पर जाके डाउनलोड उसको कर लीजिए, 2-3 MB लगेगा, डाउनलोड हो जाएगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। सारी चीज का पीडीएफ आपको फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, देखिए आपको तो मालूम है कि आपका सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा वो 100 अंक का होगा, ये तो सबको मालूम है। और समय कितने मिलेंगे? 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट जो होता है आपको वो पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है, और 3 घंटे आपको लिखने के लिए दिया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे निर्देश दिए हैं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। निर्देश पढ़ने से टाइम बर्बाद होगा तो आप देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। खंड क पर देखिए मैंने आंसर पहले ही लिख चुका हूं, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो। देखिए पहला का क यहाँ पर आंसर नीचे लिख दिया है मैंने, तो आप लोग पहले भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए खंड क, मैं पहले आपको बता दूं कि आएगा क्या आपके पेपर में, वो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। आपको जो सामान्य हिंदी का पेपर होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिंदी का पेपर है, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से, आर्ट से हो, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपका जो हिंदी का पेपर होगा, चाहे वह सामान्य हिंदी चाहे वह हिंदी, उसमें 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। कितने? 10 बहुकल्पीय प्रश्न, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये 10 कहां से आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। 5 जो बहुकल्पीय प्रश्न हैं वो आपके गद से आएंगे। कहां से आएंगे? गद से आएंगे। अभी मैं बताऊंगा ये गद पद कहां मिलेगा। और जो 5 बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे वो आएंगे पद से। कहां से? पद से। अब आप पूछोगे सर ये गद पद क्या होता है, ये गद पद है कहां से हम इसको याद करें कि 10 बहुकल्पीय प्रश्न हमारा फंस जाए। देखिए मेरे भाई आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको कम से कम 100 से 150 मात्र 100 से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं लिख के देता हूं कि उसी के अंदर से ये आएगा 10 के 10 बहुकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। नहीं आपको बुक की जरूरत है, ना ही आपको कुछ सीरीज की जरूरत है, ना ही आपको कोई क्वेश्चन बैंक की जरूरत है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम खुद आपको क्वेश्चन बैंक बना देंगे, हम खुद आपको बुक बना देंगे, हम खुद आपको नोट प्रोवाइड कराएंगे, वो भी कपकोस फ्री, 1 रुपया चार्ज नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो चैनल पर आपको बने रहना है। समझ आया? चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला का क, पहला के अंदर क नंबर होगा क्वेश्चन, ख नंबर होगा, ग नंबर होगा, घ नंबर होगा, अंग नंबर होगा। यानी कि पहले के अंतर्गत 5 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे गद से, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है। देखिए गद वाले पहले क्वेश्चन आएंगे। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल,
अमरकांत, प्रोजी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? आपको आंसर तो पहले ही दिख गया होगा भाई कि ये अमरकांत है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना भाई, इनको छोड़ने की भूल मत कीजिएगा, इसको भी जरूर आप लोग तैयार कर लीजिए। बहुत ये मॉडल पेपर में आया है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तभी मॉडल पेपर में आया है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन को मॉडल पेपर में नहीं दे दिया जाता है, ठीक है? तो इनको आप लोग जरूर पढ़िएगा, जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। पहले का ख में प्रश्न है कि भारत की एकता के रचनाकार हैं। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? आपके पास तो पहले आंसर दिख गया होगा, डी वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पहला का ग नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना सबको जानता है, कल्पलता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को स्किप करके लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर आपको फ्री में मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए पहला का घ का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी नहीं है। किस रचना के प्रोजी सुंदर रेड्डी रचनाकार नहीं है? तो भाई आपका धरती के फूल के रचनाकार प्रोजी सुंदर रेड्डी जी नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित, अब 2 नंबर में जो होगा ना, 2 नंबर में भी क, ख, ग, घ, अंग होगा। और ये 5 प्रश्न क्या कहां से आएंगे? पद से आएंगे। क्लियर है? पद में देखिए कवियों के बारे में पढ़ना पड़ता है और गद्य में लेखकों के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये क्लियर है आपका ना? चलिए आगे देखिए। दूसरा क नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है। कौन सा है भाई? तो ये सी नंबर वैदेही वनवास। क्लियर है? याद रखिए कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है। दूसरा ख निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन सी है भाई? तो ये सिद्धराज जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग नंबर प्रश्न है कि अज्ञ जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञ जी को। ठीक है, बताइए किस कौन सा मिला था भाई? तो मैं आपको बता दूं कितनी नावों में कितनी बार इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पहला का घ है कि निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है भाई? तो यार साफ साफ दिख रहा है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? दूसरा का अंगन प्रश्न है कि हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का। हिमालय मेरे भाई महादेवी वर्मा का है। तो अभी हमने टोटल 10 बहुकल्पीय प्रश्न देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 3 नंबर प्रश्न की ओर। और 3 नंबर में जो प्रश्न पूछा जाता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये 10 नंबर आपको दे के जाने वाला है। ठीक है, 10 बहुकल्प प्रश्न अभी हमने देखा। एक प्रश्न 1 अंक का था, टोटल 10 नंबर हमने अभी देख लिया। अब हम देखेंगे एक ही प्रश्न आपको 10 नंबर दे के जाने वाला है, वो भी ये 3 नंबर प्रश्न। ये कहता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पेपर में 2 गद्यांश आएगा। अब ये गद्यांश कहां से आएगा? ये आपके बुक से आएगा। आपको बुक का गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्र मैं आपको 5 से 6 गद्यांश कराऊंगा, वही करके जाना है आपको। 100% वहीं से आपका फंस जाएगा। और गद्यांश का ट्रिक भी है मेरे पास, जो 2023 के बच्चों को मैं बताया था, आपको भी बताऊंगा। टेंशन आपको नहीं लेना है। क्लियर है? चलिए देखिए, 2 गद्यांश आपके पेपर में आएगा, उसमें से किसी एक गद्यांश को उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अगर दे देंगे आप तो आपको यहाँ पर 10 नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये गद्यांश है, साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूप में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यहां से लेकर यहां तक गद्यांश है। अब 2023 के अगर बच्चे से पूछेगा ना ये बताओ बाबू ये किस चैप्टर का गद्यांश है, तो तुरंत बता देंगे भैया ये वासुदेव शरण अग्रवाल के पहला चैप्टर का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं उनको ट्रिक बता दिया हूं, गद्यांश को देखते वो पहचान जाएंगे कि वो किस चैप्टर से लिया गया है। क्लियर है? देखो मैं आपको भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको भी बताऊंगा। अब इसके नीचे दिए गए प्रश्न है, उसका आंसर भी मैंने साफ साफ लिख दिया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको ढूंढना ना पड़े।
का नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो आप ये जब पढ़िएगा ये गद्यांश तो आपको आंसर मिलेगा कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद, प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानव भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, चलिए इस गद्यांश का दूसरा प्रश्न था कि संस्कृति का आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो आंसर भी मैंने लिख दिया है इसी गद्यांश, सबका आंसर आपको गद्यांश के अंदर ही मिलेगा। बस 2 बार 3 बार गद्यांश पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। गद्यांश आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है, याद रखिएगा, बहुत बड़ी नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है कि जो व्यक्ति सहृदय वह प्रत्येक संस्कृति का आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसे आनंदित होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस गद्यांश का गौण प्रश्न है कि मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों को अर्थ लिखिए। तो स्वाब्द मानसिक स्वास्थ्य अर्थ मन की कल्पना से उत्पन्न आरोग्यवर्धक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसका देख लीजिए, गौण प्रश्न है कि रेखा चित्रांश की व्याख्या कीजिए। अब इसका क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। रेखा चित्रांश की व्याख्या करना है आपको। जो गद्यांश में नीचे ये जो रेखा खींची गई है यहां से लेके यहां तक, इसकी व्याख्या करनी है अपनी भाषा में। यहां से लेकर यहां तक पढ़ लीजिए। अब यहां से आपको अंदर जो भी भावना उत्पन्न हो वो लिख दीजिए वहां पे। जैसे मैं आपसे कहूं हाथी, तो जब मैं आपसे हाथी कह रहा हूं तो आपको हाथी का जो शरीर है वो आपके सामने उत्पन्न हो जा रहा है, तो आप लिख दीजिएगा, वो हमें बता दीजिएगा। उसी प्रकार यहां पर आपको रेखा चित्रांश की व्याख्या करना है। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है इस गद्यांश का, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। ये 2 नंबर देता है आपको, ये बहुत ही आसान है। यही तो ट्रिक है मेरे भाई, इसी पर तो ट्रिक है सब कुछ। ठीक है, 2023 के बच्चों ना किसी भी गद्यांश को देखते उसका पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम यूं बता देते थे, क्योंकि उनको मैं ट्रिक बताया हूं और आपको भी बताऊंगा। तो देख लीजिए कैसे लिखना है गद्यांश का संदर्भ, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इस पाठ के क्या है, लेखक हैं। क्लियर है, इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार आंसर देना है। अब कॉपी में कैसे लिखना है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार अपना उत्तर पुस्तिका में आप उत्तर लिखे कि आपको फुल में फुल नंबर मिले। इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि दिए गए पद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, आपका जो पेपर होगा उसमें 2 पद्यांश पूछा जाएगा, उसमें से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। अगर आप दे लेते हैं तो समझिए कि यहां से भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। गद्यांश भी 10 नंबर का आता है और पद्यांश भी 10 नंबर का आता है, ये अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है, देखिए हमारा पहला पद्यांश है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमति पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी हाय वृद्धु विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। ये पद्यांश है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए उनको भी हम लोग देख लेते हैं, उनका आंसर भी मैं लिख चुका हूं। आंसर आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न है कि नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे। आंसर है नरदेही अभी तक यही कहते चले आ रहे थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए किंतु माता कभी कुमता नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये इसका दूसरा प्रश्न है, युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। तो आंसर मैंने लिखा है कि कई द्वारा स्वार्थसी हेतु मांगे गए राम के वनवास तथा भरत के राज तिलक रूपी वरदानों की कठोर कथा युगों तक चलती रहेगी। ठीक है, ये सारा आंसर कहां छिपा है, पद्यांश में ही छिपा है। ठीक है, गौण प्रश्न है कि गात्र तथा परमात्र शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। तो परमात्र का होता है परोपकार और भलाई, गात्र का जो आपका अर्थ होता है वो देह और शरीर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इस पद्यांश का 2 प्रश्न और हैं जो कि आप लोग देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मैं सब कुछ पढ़ने लगूँ तो। ठीक है, चलिए अब इसको हटाइए। हमने अभी क्या कितने प्रश्न देख लिए, 1 2 देख लिए जो कि बहुकल्पीय के रूप में थे।
तीसरा चौथा देख लिए जो कि गद्यांश और पद्यांश के रूप में थे। अब जो पांचवा प्रश्न होगा वो आपके एग्जाम में बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृति का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए। ठीक है, आपको 3 लेखक का नाम दिया जाएगा। किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, साहित्य परिचय लिखना है और साथ में 1-2 रचनाएं भी लिख देनी है उनकी, तो आपको यहां पर कम से कम 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर ऑप्शन में है प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। इन तीनों में से किसी एक पर आप जीवन परिचय, साहित्य परिचय लिख दीजिए, आपका 5 नंबर मिल जाएगा। बस एक का, तीनों का नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये 5 नंबर आपको कैसे पक्का करना है। मात्र 2 लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का और एक डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का। बस इन दोनों लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से एक ना एक जरूर फंस जाएगा, ये मेरी 100% की गारंटी है, मैं लिख के आपको दे देता हूं। ठीक है, एग्जाम दे के आना और आप आते ही बताना कि आया था कि नहीं। ठीक है, किसी भी सेट में इन दोनों में से एक ना एक जरूर फंसेगा मेरे भाई, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर मैंने वासुदेव अग्रवाल का साहित्य परिचय लिखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब पढ़ूंगा नहीं, जीवन परिचय पढ़ने लगूँ तो समय बीत जाएगा। अब 5 का क नंबर में हमने लेखक का जीवन परिचय आया था, और 5 का जो ख होगा उसमें बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। लेखक का भी जीवन परिचय आएगा और कवि का भी। अब कवि के कौन कौन से जीवन परिचय याद करने, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो आप सुमित्रानंद पंत का तैयार कर लीजिए, एक जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए, एक महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए और एक छोटा सा और रामधारी सिंह दिनकर का तैयार कर लीजिए। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर को छोड़ दीजिए, 3 ही याद कीजिए, उसमें से एक न एक जरूर फंसेगा, ये भी मेरा वादा है। ठीक है, तो समझ गए हैं कि लेखक का कौन सा जीवन परिचय याद करना है और कवि का कौन सा जीवन परिचय याद करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। अब आपके जो पेपर का 6 नंबर प्रश्न होगा भाई, वो बोलेगा कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। और ये मैं पहले ही पक्का करा चुका हूं, ये नंबर आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, बहादुर कहानी का सारांश बाय देवासर। देवासर लिख के सर्च करना, DEVASIR, और इसके पहले BY जरूर लगा दीजिएगा, बाय देवासर। क्या लिख के सर्च करना है, लिखना है बहादुर कहानी का सारांश बाय देवासर। मेरा वीडियो टॉप पे मिलेगा, बस 5 से 6 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। इसका 6 नंबर का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर आपका लिख के मैं दे रहा हूं, पक्का हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न पर, और 7 नंबर प्रश्न में 5 नंबर का आता है। ये 5 नंबर सबका पक्का है, सारे लड़के को, गधे से गधे लड़का का 5 नंबर पक्का है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। ये बोलता है कि स्थापित स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। मेरे भाई, आप जिस जिले से हो ना, बस उसी जिले का आपको खंड काव्य पढ़ने हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे हम जाने कि हमारे जिले का कौन सा खंड काव्य है? तो आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, या कोचिंग ना पढ़ के आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से पूछिए कि सर हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं। वो आपको खंड काव्य बता देंगे, बस वो आप खंड काव्य पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। बस पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें, ये तो आपका नंबर है यार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न में आपको संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे। 1 मिनट, थोड़ा जूमिंग कर लो। संस्कृत गद्यांश, इससे ज़्यादा नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि संस्कृत तो पढ़ने नहीं आता। संस्कृत गद्यांश आप क्या करेंगे, आपको पेपर में नहीं छोड़ना है मेरे भाई, ये मैं कराऊंगा। ये नहीं, आज की वीडियो बस मैं छोड़ रहा हूँ, इसे मैं कराऊंगा। ठीक है, और 8 का ख में संस्कृत पद्यांश आता है, तो इससे भी मैं बाद में कराऊंगा, इसको भी अभी आप मत देखिए। अभी आप सारे टॉपिक तैयार कर लीजिए, लास्ट में इनको हम तैयार करेंगे, एग्जाम जाते जाते समय इसको तैयार करके जाएंगे। ठीक है, अब आपको जो एग्जाम का 9वां प्रश्न होगा, उसमें आपसे मुहावरा पूछा जाएगा और उसका अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा। तो इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहां से आपका 10 नंबर से व्याकरण शुरू हो जाएगा। 10 नंबर से क्या हो जाएगा, व्याकरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, ये देखिए 10 नंबर, ये मत तैयार कीजिए, संधि विच्छेद आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। संधि विच्छेद नहीं पढ़ना है, इसमें संधि विच्छेद मैंने लिख दिया है, संधि विच्छेद का क्वेश्चन, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, संधि विच्छेद आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, संधि विच्छेद आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इसके जगह पर क्या पढ़ना है। विभक्त एवं वचन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा आप।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे मैं बता दूं, ये आपको पढ़ना है, शब्द युग्म आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको जो संस्कृत व्याकरण है वो हटा दिए गए हैं, तो संस्कृत व्याकरण का कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण का कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है। उसके जगह पर क्या पढ़ना है, तो उसके जगह पर आपको पढ़ना है अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अपठित गद्यांश और पद्यांश। अब आपको सर अपठित गद्यांश और पद्यांश क्या होता है, तो इस पर मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो ये सब देख लीजिए, ये सब आपके व्याकरण के सवाल है, तो इनको अभी रहने दीजिए। हम ये व्याकरण कब करेंगे? एग्जाम के 1 से 2 महीने के पहले करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो भूल जाएंगे। अभी हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमारा ऊपर वाले जो अभी मैंने आपको बताया वो सब। ये देखिए 13 नंबर जो प्रश्न होगा उसमें आपके लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा, जो कि मैं बता चुका हूं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है आवेदन पत्र, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब देखिए लास्ट पेपर में आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब आपके हिंदी का पेपर में लास्ट क्वेश्चन होगा निबंध। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और मैं आपको 5 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध बता चुका हूं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार आपका पेपर आएगा। अगर आप मात्र 2 से 3 टॉपिक ही तैयार कर लेते हो तो आपका 40 नंबर पक्का हो जाता है भाई। कोई भी 2-3 टॉपिक तैयार कर लो, 40 नंबर आपका पक्का। और पासिंग मार्क्स कितना होता है? 33 अंक होता है। तो फेल होने की नौबत तो कभी आ ही नहीं सकती है। अब टॉप होने की आप सोचो, फेल के बारे में कभी सोचना नहीं, अब टॉप होने की सोचो, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।